जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समानता के अधिकार के बारे में। जैसा कि पता है, हम लोग मूल अधिकार में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे पहला मूल अधिकार, जो कि है क्या? समानता का अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है ये होता है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करेंगे बाबू कि आखिर ये जो समानता होती क्या है। समानता का मतलब क्या होता है कि भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोग एक बराबर हैं। सभी लोग क्या हैं? एक बराबर हैं। चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, सभी लोग क्या हैं? एक समान हैं। सभी लोग एक समान हैं। किसी में कोई भी भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यही हमारा कहता है समानता का अधिकार। जैसा कि आप देखे होंगे, फिल्मों में आप अक्सर देखते हैं कि जो फिल्म होती है, फिल्मों में जब कोर्ट वाली सीन दिखाई जाती है, कचहरी वाली सीन दिखाई जाती है, तो वहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखे होंगे कि एक मूर्ति लगी होती है और वो क्या ली रहती है? हाथ में एक तो तराजू ली रहती है और तराजू और दूसरे हाथ में तलवार रहती है। और ख़ास बात उसकी क्या होती है कि उसकी अखिया पे पट्टी लगी होती है। अखिया पे पट्टी काहे कि वो यह प्रतीक करा रहा है कि हम जो है आपके घर देखने नहीं गए थे कि गलती किसकी थी। गलती हम उसी की मानेंगे जो कोर्ट में सिद्ध कर देगा। जिसने सिद्ध कर दिया कि सामने वाला गलत है, उसका पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी। अपराधी को खचाक दिना तलवारिया से काट दिया जाएगा। बात में मतलब काट दिया जाएगा मतलब क्या है कि उसको दंड दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? समानता का मतलब होता है कि हमारे भारत में जितने भी लोग हैं वो क्या हैं? समान हैं। सभी लोग क्या हैं? समान हैं। सबको एक प्रकार का, सभी के लिए एक प्रकार का कानून है। ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। सबके लिए हमारे यहाँ एक प्रकार का जो है कानून दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद 14 का, जो कि है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब लोग क्या हैं? बराबर हैं। इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कितने चीज़ें आपको देखने को मिलेगी? दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक होता है कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष क्या है? विधि के समक्ष समानता देखने को आपको मिलेगी। विधि के समक्ष, विधि का मतलब होता है कानून। अब कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या हो गया कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। परंतु देखिएगा होता क्या है, इसमें इसको जो है यूके से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता को जो है कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। अब होता क्या है कि विधि के सामने, विधि के समक्ष समानता में देखिएगा, समझिएगा, सभी के लिए बराबर कानून का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि अगर एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के, ठीक है ना, पेरेंट के 2-3 बेटे हैं तो उसमें आपको थोड़ा मोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। माता पिता क्या करते हैं? कुछ बच्चों को के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों ज़्यादा ध्यान देते हैं? जो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो वीक होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस तरह ना समझ में आए, ध्यान दीजिएगा। आप अपना बचपन याद करिए। बचपन में गुरुजी पढ़ाते थे तो वो जो है उस बच्चे को बार बार कहते थे तुम दिखाओ, तुम दिखाओ, तुम पढ़ो। जो थोड़ा सा कमज़ोर होता था तो कमज़ोर लोगों को क्या किया जाता है? तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने से ही, वो भी इसका मतलब ये नहीं है कि जो थोड़ा तेज है उस पर बिल्कुल ही ना ध्यान दे, उस पर ध्यान होता है। मगर गुरुजी का मानना होता है कि कमज़ोर को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो भी इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर क्या हो जाए? आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब लोग क्या हैं? बराबर हैं। कहाँ से लिया गया है? तो यूके से लिया गया है। दूसरी चीज होती है विधि के समक्ष संरक्षण। कानून का समक्ष पालन करना होगा। अब भाई, कानून का पालन सभी लोगों के लिए बराबर नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि हमारे भारत में जो है कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, अंगूठा अभी भी अंगूठा छाप है, निरक्षर हैं। तो अब क्या हम सबके लिए एक बराबर कानून बना सकते हैं?
एक बराबर कानून का पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? एक एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए 3 लोग थे, एक ठो था दरोगा, एक थे पढ़ा लिखा आदमी और एक थे अनपढ़ आदमी। 3 तरह के आदमी हैं। अब तीनों लोग मिल के किसी की हत्या कर देते हैं, उसको मार डालते हैं, मर गया, तो इस हिसाब से सबको एक बराबर क्या मिलना चाहिए? सज़ा मिलना चाहिए। मगर एक अच्छा जज जो होगा, एक अच्छा फैसला करने वाला जो होगा, वह ध्यान देगा। किस बात का ध्यान देगा? कि देखेगा कि दरोगा जो है उसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको थोड़ा कम मिलना चाहिए, जो एकदम अनपढ़ है उसको और कम मिलना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो उल्टा होता है, जो पढ़ा लिखा ना उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, बाकी बचा लिया जाएगा। होता है, सही बात आप सोच रहे हैं, मगर होगा क्या? होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? कि दरोगा को ज़्यादा सज़ा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा सज़ा होना चाहिए भाई? क्योंकि दरोगा का काम है, क्या काम है उसका? कि कानून का संरक्षण करना। वह कानून के बारे में जानता है, उसका काम है कानून का पालन करवाना। उसी का काम है कि लोगों में अगर झगड़ा वगड़ा हो रही है तो उसको समझा के शांत करवा देना। अब वह जाके चाकू लेके भौंकने लगेगा तो कानून का संरक्षण कौन करवाएगा? तो ज़्यादा अपराधी दरोगा हुआ कि ना हुआ? हुआ। अब पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो कानून के बारे में पढ़ा है, वो जानता है कानून के बारे में, तो जानते हुए भी वो गलती कर रहा है, तो मतलब क्या है? उसको भी सज़ा होनी चाहिए, मगर उतना उसका अपराध ज़्यादा ना है जितना कि दरोगा का। बात समझ में आ रही? और जो अनपढ़ है, अनपढ़ बेचारा अंगूठा छाप, उसको क्या पता नियम कानून का होता है, किस चीज़ की कौन सी सज़ा मिलेगी? वो तो साथ में आया फॉलो में, जय हिंद करते मार दिया, ख़त्म कहानी। बात समझ में आ रही? जो अनपढ़ होते हैं भाई क्या करते हैं? देखते हैं कि हाँ अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा काम कर रहा, हम भी करते हैं, थोड़ा भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उसको बेचारे को कानून के बारे में ना पता है। अब ना पता है तो उसको कम सज़ा होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? बात समझ में आ रही है ना? तो आई होप आप जो अनुच्छेद 14 है वो समझ चुके होंगे। विधि के समक्ष जो संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष संरक्षण। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, हम आगे अब चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था बाबू, जाति के आधार पे भेदभाव होता था कि आप नीच जाति के हैं, हम उच्च जाति के हैं, तो आप हमारे बर्तन नहीं छू सकते, आप हमको टच नहीं कर सकते, हम अछूत हो जाएंगे, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। मगर संविधान जब से लागू हुआ, कहा कि ना भाई, मानव एक समान, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे उच्च अमीर हो चाहे गरीब हो, मानव कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ऊंच नीच ऐसी कोई चीज़ ना है। तो जाति के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो हमारे यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे, अपील करेंगे कि व्यक्ति हमारे साथ जो है क्या किया है? हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया है, और जातिगत भेदभाव के आधार पर उनको तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात समझ में आ रही है ना? तो जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ क्या कहती है? धर्म। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत धर्म हैं, और धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बाबू, जो जिस धर्म में होता है ना, उस धर्म की उसको बुराइयां भी बहुत अच्छी लगने लगती है। जो जिस धर्म का होता है उस धर्म की उसके कुरीतियां भी अच्छी लगती हैं, मगर सामने वाले दूसरे धर्म की अच्छाइयां में भी वो लोग बुराइयां ढूंढने का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो जो जिस धर्म को होता है उस धर्म की कुरीतियां में भी वो अच्छाई ढूंढता है, मगर सामने वाले की धर्म की अच्छाई में भी वह बुराई ढूंढने का काम करता है। धर्म जो है होता क्या है कि धर्म जो है क्या है? इंसान के लिए बनाया गया है।
ना कि इंसान धर्म के लिए। बात समझ में आ रही है ना? आगे हम चलते हैं। तो धर्म के आधार पर आप किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला चीज़ देखते हैं, वंश। आप देखे होंगे कि लोग कहते हैं कि हम फलाना वंश के हैं, मुगल वंश के हैं, लोधी वंश के हैं, सैयद वंश के हैं, ठीक है ना, नंद वंश के हैं, यदुवंशी हैं। वंश के आधार पे भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप फलाना वंश के हैं, हम ढकाना वंश के हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, आप नीच हैं तो आप हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकते। ऐसा भी कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव हम नहीं कर सकते। अगली चीज़ आती है लिंग के आधार पे। अपने यहाँ जो है ये बहुत होता था, लिंग के आधार पर भेदभाव बहुत होता था। महिलाओं के साथ अत्याचार भी बहुत होता था पहले, अब ना। पहले क्या था कि महिलाओं को पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं था, पढ़ने तक का भी अधिकार ना था, उनको पर्दा के पीछे रखा जाता था। पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, ये सब ऐसी अनेक प्रथाएं थीं। तो महिलाओं को जो है घर के अंदर रखा जाता था, घूंघट में रखा जाता था, उनको पढ़ने उड़ने नहीं दिया जाता था कि उनका काम है घर के अंदर रहिए। मगर जब से संविधान लागू हुआ है, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया। जब महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया गया, उसी समय से महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे चलने लगी। आजकल आप देखते होंगे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो लड़कियां टॉप कर जाती हैं। कैसे टॉप कर रही हैं? पढ़ रही हैं अच्छे से, अच्छे से जो पढ़ेगा वो टॉप करेगा ही करेगा, उसमें क्या बात है। बात समझ में आ रही है ना? तो लिंग के आधार पे भी भेदभाव नहीं कर सकते। अभी भी थोड़ा मोड़ा होता है। एक घर में देखेंगे, अगर कोई माता पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़के को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, लड़की को थोड़ा कम दी जाती है। जैसे देख लीजिए, अगर किसी के घर लड़का पैदा हुआ है तो उका है पूरा एकदम मोछ टाइट करके एकदम सीना उतान के चलेगा, एकदम मुस्कुराते हुए। कोई कहेगा क्या बात हो फलाने, है लड़का भयल हो ने, पूरा एकदम सीना तान के चलेगा। और वहीं लड़की हो गई तो आराम से चलेंगे, का भयल हो तो अरे कुछ हो वाला रहल है, हाँ लड़की भाई लियो, उदास हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं, वो अभी ऊंचाइयां प्राप्त कर रही हैं। अगर हम ये अधिकार ना दिया गया होता, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ना दिया गया होता, या फिर महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार ना दिया गया होता, समानता का अधिकार ना दिया गया होता, तो आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं होती। बात समझ में आ रही है ना? आज सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति पद पर कौन वर्तमान है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्या महिला हैं? अब महिला में भी अनुसूचित जनजाति के हैं, जाति के आधार पर भेदभाव होता तो काऊ बन पाती का? भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, प्रथम नागरिक हैं देश की, का उनको बनने दिया जाता? बिल्कुल ना बनने दिया जाता। यही है संविधान। उस समय बैठकर उस समय के नेताओं ने ऐसा कानून, ऐसा संविधान बनाया है। अगर आजकल के नेता को बनाना पड़ जाए, क्या करेंगे? देशवय बेच देंगे। बात समझ में आ रही है ना? सल्यूट है वैसे नेताओं को जिन्होंने ऐसा संविधान बना के हमको दिया है। समझ में बात आ रही है ना? तो अनुच्छेद 15 वही कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव हम क्या है नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। मगर काम के आधार पर थोड़ा मोड़ा भेदभाव कर सकते हैं। काम के आधार पे का मतलब क्या हो गया? जैसे देख लीजिए, कोई चूंकि शारीरिक रूप से पुरुष जो है थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होता है, और शारीरिक रूप से जो महिलाएं होती हैं थोड़ा वीक होती हैं। तो जैसे देख लीजिए, सेना में कोई ऐसा पद है जहाँ पर अच्छा खासा वजन उठाना है, तो ऐसे पदों में हम भेदभाव कर सकते हैं महिलाओं को, हाँ भाई आप इसमें मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा शारीरिक काम है, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप शारीरिक रूप से क्या हैं, वीक हैं। तो
काम के आधार पर, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम के आधार पर जो है भेदभाव किया जा सकता है या कर सकते हैं, मगर जाति धर्म वंश लिंग के आधार पर जो है कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ या किस भेदभाव नहीं कर सकते। यदि कोई करता है तो डायरेक्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या फिर अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं डायरेक्ट। अब मूल अधिकारों का क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मूल अधिकारी है, मूल अधिकारों का रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही है करती है। इसके पहले वाले क्लास में ही हमने बताया था कि मूल अधिकारों पर अगर किसी भी प्रकार की आंच आएगी तो तुरंत उसको जो है सुनवाई, उसकी रक्षा, मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं अनुच्छेद 16 की तरफ। अनुच्छेद 16 किस चीज़ की बात करता है? लोक नियोजन की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है? तो लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब क्या हो गया कि सरकारी नौकरी में जो है सभी लोगों की समानता की बात करता है। सरकारी नौकरी में समानता का मतलब क्या हो गया कि चाहे वो कितना गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, सरकारी नौकरी में सबको जो है सबकी हिस्सेदारी दी जाएगी, सबको जो है सरकारी नौकरी करने दिया जाएगा। इसी में एक चीज़ आता है आरक्षण। होता क्या है बाबू? आरक्षण जिसको मिलता है वो सोचता है कि आरक्षण समाप्त ना हो, मगर जिसको नहीं मिलता है वह सोचता है कि आरक्षण बहुत बेकार चीज़ है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। मगर देखिएगा संविधान निर्माताओं ने क्या किया है कि आरक्षण क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग थोड़ा गरीब हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो हम अगर ऐसा समाज है जहाँ पर बहुत अमीर फिर अमीर और कुछ लोग एकदम गरीब हैं, तो हम समान कह सकते हैं क्या इनको? उदाहरण के लिए देखिए कि कोई व्यक्ति है जो 50 किलोमीटर दौड़ कर जा चुका है, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर दौड़ चुका है और कोई व्यक्ति अभी स्टार्ट भी ना किया है। हम तीनों लोगों को कहेंगे एक साथ सीटी बजाएंगे, दौड़ो, एक साथ एक जगह पर पहुंचाएंगे, पहुंच पाएंगे का? 100 मीटर वाली दूरी पे पहुंच पाएंगे? कतई नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर ऑलरेडी पहुंच चुका है, दूसरा वाला 20 पहुंच चुका है, तीसरा वाला अभी स्टार्ट भी ना किया, 0 पे है। तो 100 किलोमीटर जाना है तो पहला वाला पहले भाग जाएगा कि ना भाग जाएगा? भाग जाएगा। तो आरक्षण का मतलब ये बिल्कुल ना है कि जो 50 किलोमीटर भाग गया है उसको क्या करिए, बैक ला के 0 पे कर दीजिए। उसको कहा गया बाबू तुम भागते रहो, मगर जो अभी स्टार्ट भी ना किया है, जो गरीब है, इसको थोड़ा सा हम सहयोग करके थोड़ा सा हम धक्का दे देंगे तो ये भी इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी, और रफ्तार तेज हो जाएगी तो ये भी भागने लगेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो आरक्षण जो है देना सही बात है कि चूंकि आरक्षण जब हम नहीं देंगे तो जो गरीब हैं वो और ही गरीब हो जाएंगे, वो और क्या हो जाएंगे? और गरीब होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो आरक्षण फिलहाल ये जो है बहुत राजनीतिक मैटर होता है। कोई भी पार्टी देखिएगा, आरक्षण तो समाप्त होने वाला ना है, काहे कि राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कोई भी पार्टी जो है आरक्षण को समाप्त करने वाली ना है, और जो पार्टी आरक्षण को समाप्त करेगी उसकी ही कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक मैटर बन चुका है। कोई भी पार्टी आएगी तो आरक्षण पर बात करती है, आरक्षण पर बात करके ही वो क्या करती है? चुनाव जीतती है। बात समझ में आ रही है ना? तो आरक्षण समाप्त होने वाला ना है, मगर आपस में बहुत लोग लड़ते रहते हैं कि आरक्षण गलत है, ये है, वो है। भाई आरक्षण को समाप्त करना, आरक्षण दिया किस आधार पे जाता है? जाति के आधार पे दिया जाता है। तो जातियाँ खत्म कर दीजिए ना, जाति खत्म कर देंगे, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर जाति समाप्त हो जाएगी तो आरक्षण देंगे किस आधार पे? तो जाति खत्म तो आरक्षण खत्म। मगर होता क्या है कि कुछ लोग, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, वो कहते हैं जाति भी रहनी चाहिए और आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ऐसे कैसे होगा भाई? ऐसे कैसे होगा? जो कहेंगे सो आपे कहेंगे, आपे का माना जाएगा? ऐसा तो ना है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए होंगे कि होता क्या है कि जाति के आधार पर लोगों को अपमानित किया जाता है, और जाति के आधार पर जब अपमानित आप करेंगे और ऊपर से कहेंगे आरक्षण समाप्त कर दीजिए,
ऐसा तो ना होने वाला है। समझ में आ रही बात ना। आगे हम चलते, फिलहाल ज़्यादा राजनीति में हम डिस्कस ना करेंगे। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद, अगला कौन सा आपका है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किस चीज़ की बात करता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या हो गया कि छुआछूत का कौन चीज़ हो गया, छुआछूत के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 किस चीज़ की बात करता है? छुआछूत के अंत के बारे में बात करता है। हमारे यहाँ देखिएगा होता क्या था, पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत होती थी, क्योंकि जाति व्यवस्था तो अभी तक है। जाति में क्या होता था, ऊंच होते थे, एक नीच होते थे। 4 प्रकार के वर्ड इतिहास में आप पढ़े होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र के साथ जो है बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था। इसी को अनुच्छेद 17 के तहत जो है क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसको मूल अधिकार बना दिया गया कि अब कोई भी मानव किसी भी मानव के साथ छुआछूत सा जो है व्यवहार नहीं करेगा, किसी के साथ छुआछूत वाला जो है नहीं करेगा। अगर कोई भी छुआछूत वाला काम करता है, मतलब कि क्या हो गया कि आप हमको नहीं छू सकते हैं, हमारी चीज़ों को नहीं छू सकते हैं, या फिर यहाँ आप ना जा सकते हैं, वहाँ पर ना जा सकते हैं, ये सब जैसी अगर कोई करता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा। आपको न्याय क्या हुआ, आपको न्याय दिया जाएगा। चलते हैं हम आगे अनुच्छेद 18 की तरफ। अनुच्छेद 18 जो किस चीज़ की बात करता है, उपाधियों का अंत करता है। उपाधि का मतलब क्या हो गया कि बहुत से लोग पहले होता क्या था कि जो जैसे देखे होंगे, अभी होता क्या है कि जो ज़्यादा अमीर टाइप के होते थे उनको लोग जो उनका नाम लेकर ना बुलाते थे, सम्मानित व्यक्ति मानते थे। सम्मानित व्यक्ति मानते थे तो कह देते थे सर, महाराजा, बाबू साहब, बादशाह, राजाओं के राजा, ये सब उपाधियाँ दी जाती थी। और उपाधियाँ दी जाती थी तो उसी को क्या कर दिया गया, जिससे कि होता क्या था, समाज में जो है ऊंच नीच का भावना आती थी। उपाधियाँ देने से क्या होता था, समाज में ऊंच नीच की भावना आती थी। और इसी ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 दिया गया, जिसके तहत यह कह दिया गया कि भाई अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकता है। ऐसा ना है, जैसे देखिएगा होता क्या था, कोई व्यक्ति किसी से खुश होता था तो उसको डायरेक्ट उपाधि दे देता था, डायरेक्ट उपाधि देता था कि हाँ बाबू साहब हैं, ये कहाँ हैं, हमारे हीरा हैं, हीरा साहब। तो उपाधि आप किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं दे सकते। अगर उपाधि देंगे तो एक कानूनी अपराध है। उपाधियों का क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। क्यों? उपाधियाँ ही क्या करती थी, समाज में असमानता लाती थी। मगर देखिएगा होता क्या है कि आप जो है इसे शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उपाधि दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे देखिएगा होता है, कोई पढ़ लिख लिया, पढ़ा रहा है तो उसको कहते हैं सर या मास्टर साहब, गुरुजी, ठीक है। वो जो होती है उपाधि नहीं होती, वो उसकी डिग्री होती है, वो उसका एजुकेशनल है, शिक्षा विभाग है। तो शिक्षा विभाग में और सेना विभाग में जो है उपाधियाँ दी जा सकती हैं। जैसे होता क्या है, जैसे देखिए सेना विभाग में उपाधियाँ जरूरी क्यों हैं, क्योंकि लीजिए अगर किसी देश से हमारा युद्ध हो रहा है, अगर हमारा किसी देश से युद्ध हो रहा है तो उस समय अगर हम किसी अपने सैनिक को नाम से बुलाएंगे तो हमारा जो विरोधी होगा, हमारा जो दुश्मन होगा वो जान जाएगा। तो ऐसे समय में सबसे पहले अपनी सेना को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि मतलब कुछ ना कुछ नाम से जो है आपको पुकारा जाएगा, और टेऊ जब किया जाएगा तो फलाने तुम ही जानना कि तुमको ही बुलाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे आप देखे होंगे बहुत सी मूवियों में भी जो सेना जिसमें दिखाई गई है, उसमें जो है बहुत प्रकार की पंछियों का आवाज़ निकालते हैं, जिससे क्या हो कि पता चले कि हाँ ये हमारी ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। कोई ऐसा ना हो कि अपने ही लोग मार दें, धन 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 मार के कहानी ख़त्म हो जाए। तो ऐसी आवाज़ निकालते हैं, वो कोड भाषा होती है, वो एक प्रकार की उपाधि होती है। सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो है उपाधि दी जा सकती है। बात समझ में आई? हमको उम्मीद है बाबू आप लोगों को जो है ई वाला क्लास यानी कि जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। और समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे भाई, आप जानते ही हैं क्या करना है। आपको अच्छे से पढ़िए,
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिना टेंशन के पढ़िए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना है। और जो चीज़ें समझ में आई हैं आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछते हैं, ठीक है ना। आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। हम जहाँ तक आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।